नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका मित्र, आपका साथी चंदन प्रताप सिंह और हमारे साथ गोरखपुर से नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वाई सिंह सर जुड़े हैं। मेरा सर से सवाल आज के विषय पे बहुत मुख्य है, जिसपे मैं चाहूंगा सर का मार्गदर्शन प्राप्त हो। सर, पहला सवाल आपसे यह है कि आज के मौसम को देखते हुए जो आज का मौसम का परिवर्तन जो हो रहा है, उसमें समाधान रूप से जो युवा है, हर वर्ग के पुरुषों महिलाओं के साथ एक समस्या आ रही है। उनकी आंखों में गड़न हो रही है, आंसू आ रहे हैं, मतलब जो आप समझ सकते हैं। तो उस पर क्या कारण क्या है, किन कारणों की वजह से ऐसा हो रहा है सर? मैं उस पर आपको मार्गदर्शन चाहता हूं। देखिए, ये जो महीना होता है गर्मी का जी, खास करके मार्च अप्रैल मई, इसमें जो जिन पेशेंट्स को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की, इस महीने में एग्रवेट हो जाती है। तो इस समय हम लोग पास अच्छी खासी संख्या में ओपीडी रहती है, जिसमें मरीज कंप्लेन करता है कि उसकी आंखों में गड़न हो रही है, खुजली हो रही है, पानी गिर रहा है, दर्द हो रहा है, चुभन जैसा महसूस होता है। जी, ये सब एलर्जी के लक्षण हैं। आंखें लाल हो जाती हैं। तो ये जो महीना है, मार्च से लेके जब गर्मी शुरू होती है और बरसात होने के पहले तक, ये एलर्जी का प्रॉब्लम बिल्कुल पीक पे रहता है। इसमें एलर्जिक कंजक्टिविटीज काफी बढ़ जाती है। ठीक है सर। उसकी वजह से ये सब समस्याएं। तो इनका सर उपाय क्या है? इनको कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसका अक्सर जड़ से कोई इलाज नहीं होता है, लेकिन यदि हमको ये पता चल जाए कि हमारा एलर्जी किस चीज़ से है, जी, किस फॉरेन बॉडी से एलर्जी हो रही है, तो यदि हम उस एलर्जन को अवॉइड करें तो हम लोग को काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा जो सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है, उसके लिए हम लोग मेडिसिन देते हैं। उसमें 2-3 तरह की मेडिसिन होती हैं। एंटी एलर्जिक होती है, कभी कभी लो डोज स्टेरॉइड भी हम लोग देते हैं, फिर आर्टिफिशियल टीयर्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उससे एलर्जी काफ़ी हद तक आराम हो जाती है। अब एलर्जी के ट्रीटमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जैसे जब हम लोग दवाई स्टार्ट करते हैं तो कैसी भी एलर्जी रहती है, 2 से 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन में रिलीफ रहता है। ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि फिर पेशेंट जैसे रिलीफ होता है दवा बंद कर देता है। उसको लगता है कि भाई हम तो ठीक हो गए, अब दवा नहीं डालनी है। लेकिन कायदे से एलर्जी की दवा 2 से ढाई महीने तक चलानी चाहिए। खास करके इस मौसम में तो जरूरी रहता है, जिससे उसका रिकरेंस स्लो हो जाता है। जी, एलर्जी दोबारा भी होती है। आजकल तो इन्वायरमेंट में इतना पॉल्यूशन है कि अब 12 महीने एलर्जी हम लोग केस देखते हैं, लेकिन इन महीनों में बढ़ जाता है। जी, तो उसमें सावधानी यही लेनी है कि जैसे अगर हम लोग बाहर से कहीं से वापस घर लौटते हैं से डस्टी इन्वायरमेंट से, तो आने के बाद आंख को धुल लें। आंखों को रगड़ना नहीं होता है, खुजलाने से अवॉइड करना होता है। जो भी दवाएं हैं उसको समय से इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये सब ध्यान देने से उससे काफ़ी रिलीफ रहता है। और सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि यदि हमको पता चल जाए कि एलर्जी किस चीज़ से है, जी, और वो अगर अवॉइडेबल कॉज हो, जी, तो वो तो सबसे बढ़िया तरीका होता है एलर्जी को ठीक। तो सर, इसको जाने कैसे कि ये हमको किस चीज़ से एलर्जी है? देखिए, ये तो पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट, अगर पेशेंट बच्चा है, आजकल बच्चों में एलर्जी ज़्यादा कॉमन होती है जी, तो ये चीज़ नोटिस करें कि ऐसे किस चीज़ से एक्सपोजर हो रहा है कि अचानक एलर्जी बढ़ जाती है। इससे जो मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं जी, डस्ट होता है, धुआं होता है, धूल वगैरह, जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है। आजकल गर्मियों में धूल वगैरह ज़्यादा उड़ती है, लू चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर गाड़ियों का पॉल्यूशन साथ में, धुआं साथ में, कंस्ट्रक्शंस वगैरह की वजह से धूल इन्वायरमेंट में रहता है। तो ज़्यादातर कॉज उसी की वजह से होता है। घर में कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो हम लोग नोटिस कर सकते हैं, जैसे कभी कभी कोई पेट एनिमल है, कोई डॉग है, कैट है, कुछ भी है, तो उससे भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है। कभी कभी हमारा जो बेड होता है, मैट्रेस होता है, चाहे बेडशीट होती है, उसका जो डस्ट होता है उससे होती है। कुछ घरों में कालीन बिछाने का ट्रेंड रहता है, कभी कभी उस कालीन में डस्ट इकट्ठा होता रहता है। जब भी हम चलते हैं या कुछ ऐसा मूवमेंट होता है तो वो डस्ट उड़ता है, सराउंडिंग में डस्ट है। हाँ, उसकी वजह से भी एलर्जी होती है। तो जैसे जिसके घर में एलर्जी के बच्चे हों या बड़े भी हों, तो जैसे घर के अंदर तो ये सब ध्यान देना चाहिए कि कहीं उनका पेट एनिमल या बेडशीट या मैट्रेस या फिर कालीन की वजह से तो नहीं हो रहा है जी। डस्टिंग में ध्यान देना चाहिए कि जैसे झाड़ू लगाने को अवॉइड करना चाहिए। आजकल मॉपिंग के लिए आता है, आप उससे मॉप करिए। उसको झाड़ू लगाने से क्या होता है कि धूल उड़ता है जी, उससे और भी नुकसान होता है। इसे डस्ट उड़ के वो कर्टन पे जाके चिपक जाता है, हम लोगों के कपड़ों पे चिपकता है। बिल्कुल। तो जब हम उसको पहनते हैं या झाड़ते हैं या अगर हम कर्टन ही हटा रहे हैं
तो उससे भी डस्ट निकलता है और वो हमारी आंखों में इंहेल जाता करते है। हैं हम जी। तो हाँ, कोशिश ये करना चाहिए कि डस्टिंग के लिए झाड़ू का इस्तेमाल ना करके मॉपिंग के लिए वो आते हैं कपड़े, उस तरह से करना चाहिए। जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल्स में हैं जी, अब, जैसे हम लोगों के हॉस्पिटल्स में झाड़ू बैन है, मतलब कैंपस में कहीं झाड़ू दिखेगा ही नहीं, जी जी क्योंकि रहेगा तो स्वीपर अक्सर झाड़ू से ही उड़ाने लगते हैं। जी, तो उससे क्या होता है, धूल उड़ के हम लोगों की मशीनों पे जाके चिपकता है, हम लोगों के इक्विपमेंट्स पे चिपकता है और दीवारों पे चिपकता है, दीवार भी गंदी होती है। तो हम लोग मॉपिंग यूज करते हैं, तो वो घर में भी यूज करना चाहिए, खास करके जिसके घर में बच्चे हों, एलर्जी के बच्चे हों। और खाली आंख के लिए नहीं, इससे जैसे सांस की भी अगर एलर्जी है जी जी जी, उसमें भी रिलीफ मिलेगा। मतलब हर तरह की एलर्जी। सर मेरा एक सवाल इसी से जुड़ के आया कि जो आपने एलर्जी की बात करी, तो इसमें क्या जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको भी ये संभावना हो सकती है? देखिए, एलर्जी कोई ऐसी बीमारी नहीं कि बाय बर्थ हो, वो तो एलर्जन हम लोग को इन्वायरमेंट से ही मिलता है जी। लेकिन बहुत छोटे बच्चों में भी होता है, मतलब 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बच्चों में भी एलर्जी कॉमन है। और मतलब 10 साल के अंदर ही एलर्जी के ज्यादा पेशेंट आते हैं। तो बाय बर्थ की संभावना कम है? हाँ, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल कि दे बॉर्न विद एलर्जी, ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब आफ्टर टेकिंग बर्थ के बाद एलर्जी हो सकती है। ओके, दूसरा सवाल सर मेरा आपसे ये है कि जैसे कम उम्र में ही युवाओं को जो है चश्मा लग जा रहा है, तो क्या माता पिता को अगर चश्मा लगा है तो उसकी उन कारणों की वजह से ऐसा हो रहा है या उसके पीछे कुछ और कारण है? देखिए, चश्मा कई तरह से होता है। जैसे एक तो होता है कि मामूली पावर लगता है, 0.5, 0.75, 1 पावर स्फेयर सिलेंडर। तो ऐसा जरूरी नहीं कि पेरेंट्स को अगर चश्मा लगा तो बच्चों को लगेगा ही। लेकिन जैसे मायोपिया हो गया, ये सब हेरिडिटरी डिसीजेज भी होती हैं। अगर मायोपिया है पेरेंट्स को तो बच्चों में भी होने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा कंपल्सन नहीं है कि पेरेंट्स को है तब बच्चों को होगा ही होगा जी, और पेरेंट्स को नहीं लगा तो बच्चों को नहीं लगेगा, ऐसा भी नहीं है जी। सर आगे बढ़ते हुए मेरा एक दूसरा सवाल ये है कि ये मायोपिया है क्या, किन कारणों की वजह से होता है, थोड़ा इसको विस्तार से जरा आप बताएं। देखिए, मायोपिया को हम लोग हिंदी में निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें नजदीक की चीजें अच्छी दिखती हैं, दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं। ठीक है, आप अक्सर देखते होंगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आप देखेंगे कि टीवी बहुत नजदीक जाके देखते हैं जी, बुक्स पढ़ेंगे तो एकदम से नजदीक करके पढ़ेंगे, इवन मोबाइल देखेंगे तो बिल्कुल आंख के पास लाके पढ़ते हैं जी जी जी। तो क्योंकि उसमें नजदीक से अच्छा दिखता है, जितना नजदीक करेंगे अच्छा दिखेगा, दूर की चीजें ब्लर दिखती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग चश्मे से इसको ठीक करते हैं। चश्मा लगता है, चश्मे से ठीक हो जाता है जी। आजकल बच्चों में चूंकि मोबाइल ज्यादा यूज करने की वजह से बच्चों में मायोपिया थोड़ा सा ज्यादा डेवलप हो रहा है, और जिनको मायोपिया है उनका पावर तेजी से बढ़ता भी अगर वो लंबे समय तक मोबाइल यूज करते हैं जी। मायोपिया में बेसिकली होता क्या है कि जैसे हम लोग की जो आई बॉल होती है जी, उसकी साइज बढ़ जाती है। इसका मतलब टेक्निकल जो मैं बता रहा हूँ जी, कि उसमें क्या होता है कि जो रेज हैं जो रेटिना पे जिस पॉइंट पे फोकस होनी चाहिए जी, तो चूंकि अगर आई बॉल बढ़ जाएगा तो वहां फोकस होने के बजाय वो पहले ही फोकस हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो सब चीजें धुंधली दिखती हैं। क्योंकि कोई भी हमारे रेटिना पे जब रेज आती है ना, तो एक फिक्स जगह जहाँ उसको जाके पढ़ना है जी, जहाँ जाके मिलती हैं जी, तो अगर वो पहले मिल जाती हैं चाहे बाद में मिलती हैं तो दिक्कत होती है, धुंधला दिखता है। तो मायोपिया में क्या होता है कि वो रेज पहले ही जाके कन्वर्ज हो जाती हैं क्योंकि आई बॉल की साइज बढ़ जाती है जी, तो इसलिए धुंधला दिखता है। तो हम लोग चश्मा लगाते हैं, जो ग्लासेस लगाते हैं वो क्या करते हैं, रेज को फैला देते हैं, फिर उस पॉइंट पे ले जाके फिक्स कराते हैं, वो कन्वर्ज कराते हैं जी, तो अच्छा दिखता है। मायोपिया में क्या होता है, लॉन्ग टर्म जो दिक्कत होती है, जो मायोपिक पेशेंट होते हैं जैसे उसमें रेटिनल डिटैचमेंट की संभावना थोड़ी नॉर्मल पेशेंट से ज्यादा रहती है जी जी। खास करके जैसे हम लोग किसी मायोपिक पेशेंट का कैटरेक्ट का ऑपरेशन करते हैं जी, तो उनके रेटिनल डिटैचमेंट का मतलब होता है कि जो आंख का पर्दा होता है, जिसको जो रेटिना हम लोग बोलते हैं जी, वो उखड़ जाता है। जैसे सपोज दैट कि दीवार पे कोई पर्दा लगा है जी, वो उखड़ गया, ठीक है, तो उसकी चांस थोड़ी बढ़ जाती है मायोपिक पेशेंट्स में। ऑलराइट जी, ठीक है सर, थैंक यू।